गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस होता क्या है बेटा? देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैथमेटिक्स क्या है बेटा। मैथमेटिक्स का मतलब विज्ञान की भाषा, मतलब जो भी नेचर में आकर हो रहा है अगर मुझे उसे कॉपी पे उतारना है तो बेटा मुझे मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा देखिए जैसे हम बाकी टॉपिकों को पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास हो गया कैलकुलस, उसमें बेटा हमारे पास क्या होता है? स्टडी ऑफ कर्व। जो भी मेरे कर्व होते हैं बेटा उनकी स्टडी। और कर्व कहां से बनता है बेटा? नेचर के थ्रू। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। बाकी बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की बेटा, तो मैंने कहा था स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना। फिर से नेचर की स्टडी हो गई। बट बेटा अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूंगा बेटा, तो मैट्रिसेस कभी भी सीधे डायरेक्टली नेचर से लिंक नहीं होती। बेटा एक्चुअल में क्या है बेटा? मैट्रिसेस सिर्फ एक टूल है जो कि मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए काम आता है। जैसे कि मैं बात करता हूं, मैंने किसी भी चीज के एनालिसिस किया और उसके थ्रू एक इक्वेशन बना दी। क्या बना दी बेटा? मैंने उसके थ्रू कुछ वेरिएबल्स की इक्वेशन बना दी, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइव करते समय कितने सारे फैक्टर्स हमें इफेक्ट डालते हैं बेटा। देखो जो रोड का फ्रैक्शन है वो इफेक्ट डालेगा। उसके बाद मेरी साइकिलिंग की जो मतलब कितनी कंफर्ट मेरी साइकिल मूव कर रही है, उसकी ऑयलिंग गीसिंग प्रॉपर है कि नहीं है, एक फैक्टर वो फैक्टर इफेक्ट डालेगा। दूसरा एयर रेजिस्टेंस मेरे फेवर में क्या अपोजिट है वो फैक्टर इफेक्ट डालेगा। तो बेटा ऐसे मेरे पास मल्टीपल फैक्टर हो जाते हैं एक ही आपके फिजिकल कंडीशन के लिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मेरे पास देखिए आप तक आपने जो किया था बेटा, सॉल्व किया था, तो आपने 2 वेरिएबल्स तक की इक्वेशंस को सॉल्व किया था। कितने तक की बेटा? 2 वेरिएबल्स तक की, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा भी हुआ था कि आप 3 वेरिएबल्स तक चले गए थे, ठीक है ना। बट अगर मैं बात करूं बेटा, तो बेटा नेचर में मेरे पास ऐसी कंडीशंस पॉसिबल होती हैं जहां पे एक चीज को एक नहीं, 2 नहीं, 5-5, 6-6 फैक्टर्स इफेक्ट डाल रहे होते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कई बार तो उससे ज्यादा भी। क्लियर? तो बेटा इतनी बल्कि इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा टिपिकल हुआ करता था। तो हमने क्या किया बेटा, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बेटा एक मैथमेटिकल टूल बनाया बेटा, जिसको हमने नाम दिया मैट्रिसेस। क्या नाम दिया बेटा? मैट्रिसेस, ठीक है। अब मैं बात करूं सिंपल ये आया कैसे, तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा डिटरमिनेंट, ठीक है ना। उसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे सभी लोग। तो बेटा एक्चुअल में मेरे पास पहले डिटरमिनेंट आया था और उसके बाद मेरे पास मैट्रिसेस आए थे, क्योंकि बेसिक मेरा डिटरमिनेंट है। उसको जो हमने और मॉडिफाई किया बेटा, तो हम पहुंचे मैट्रिसेस के पास, ठीक है ना। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि पहली बात हमने इतना क्लियर हो गया कि मैट्रिसेस एक तरह से टूल्स हैं जो मुझे मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस की मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखिए पहला मैं पॉइंट बोलूं तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होती है बेटा? कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इज नोन एज मैट्रिसेस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखिए जैसे कि हम बात करते हैं ये वाला, मैंने बोला 1 2 3 2 4 5। बेटा ये क्या बेटा? बेटा ये एक तरह से नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या है बेटा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है बेटा। तो बेटा मैं इसको बोलूंगा मैट्रिसेस। क्या बोलूंगा? मैट्रिसेस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अब बात करते हैं बेटा सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? इट हैज m रो एंड n कॉलम। मान लो बेटा किसी भी मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ रो m है। जैसे इसमें कितनी रो है बेटा? रो का मतलब ये वाला, रो का मतलब ये दोनों जो एक लाइन के अंदर है बेटा, ठीक है ना। और कॉलम का मतलब ये वाला। ये बेटा मेरे क्या है बेटा? ये मेरे कॉलम है, ये क्या है? मेरे कॉलम है, ठीक है। और जो ये वर्टिकल बन रहा है ये क्या बेटा? मेरे पास रो है, ठीक है। ये वाली रो और ये वाले कॉलम। तो बेटा अगर मैं इधर बात करूं तो कितनी रो बेटा? रो 1 रो 2, 2 तो रो है। और कॉलम की बात करूं तो देखो C1 C2 C3। तो बेटा इसके अंदर रो तो हो गई बेटा मेरे पास 2 और कॉलम हो गए 3। रो कितनी हो गई बेटा मेरे पास? बेटा रो तो हो गई 2 और कॉलम हो गए, हाँ जी बेटा रो तो हो गई बेटा मेरे पास। रो कितनी हो गई? रो तो हो गई 2 और कॉलम हो गए बेटा मेरे पास 3, ठीक है ना। तो अगर बेटा इसका मैं ऑर्डर लिखूं, देखो होता क्या है बेटा, मुझे अपनी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करना पड़ता है। क्या डिफाइन करना पड़ता है? ऑर्डर। बेटा मुझे ये बताता है ऑर्डर कि भाई मेरी मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम है। वही मुझे डिफाइन करेगा कि मेरी मैट्रिक्स कितनी बड़ी है। 2 उसमें 6 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है कि 10 एलिमेंट है, ठीक है ना। कौन बताएगा बेटा? रो और कॉलम बताएंगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो बेटा अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को डिफाइन करना है बेटा, तो उसके नंबर ऑफ रो और कॉलम्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो मैंने एग्जांपल लिया था, इधर हमने देखा कितने रो और कितने कॉलम। तो देखो मैंने क्या कहा था, रो को ऑर्डर जब मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? जब मैं ऑर्डर की बात करूंगा बेटा, तो ऑर्डर में पहले कौन आएगा? रो।
बाद में कौन आएगा, कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into 3। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? कितना हो जाएगा बेटा ऑर्डर इसका, 2 into 3। चलिए आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं बेटा। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, दिस इज डिनोटेड बाय। देखिए बेटा मैट्रिसेस जो बेटा मेरे पास होती है बेटा, उसको मैं कॉमनली इससे डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं, इससे। देखो मैंने भी लिखा भी था 1 2 3 2 3 4, ठीक है ना। या फिर कई जगह बेटा इसको इस तरह भी लिख देते हैं 1 2 3 2 3 4। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब ऐसे भी बोल सकता हूं और ऐसे भी बोल सकता हूं। क्या समझ में आया, नहीं आया? डिनोट करने का तरीका क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला पॉइंट क्या है बेटा, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। बेटा देखिए डिटरमिनेंट बेटा हम लोगों ने अभी तक आपको नहीं पढ़ाए हैं, क्लियर। बट बेसिक डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा आप लोगों को मैंने ये 11th के अंदर बेटा डिटरमिनेंट के बारे में बेसिक कंडीशंस, बेसिक फॉर्मूले बेटा डिटरमिनेंट को बेटा मैंने बेसिकली स्ट्रेट लाइन के अंदर एक्सप्लेन आप लोगों के लिए किया था। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है। तो अब बच्चे का कॉमनली डाउट क्या हो जाता है सर, कि सर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को अगर हम देखते हैं तो दिखने में सेम लगते हैं, होने में भी सेम लगते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो हम पहले ही बात कर लेते हैं कि बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो अगर मैं बात करता हूं मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस क्या होती है, डिटरमिनेंट का बेटा अगर डिटरमिनेंट की बात करता हूं बेटा, जो डिटरमिनेंट बेटा ऑलवेज स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑलवेज स्क्वायर डिटरमिनेंट मिलेंगे। मतलब मेरे पास नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू, अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूंगा बेटा तो इसमें क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, रो और कॉलम ऑलवेज इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर 2 रो होंगे तो 2 कॉलम होंगे। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? 3 होंगे तो 3 होंगे, या फिर 4 होंगे। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ये होने की वजह से बेटा जो भी मेरे पास डिटरमिनेंट बढ़ेगा वो ऑलवेज परफेक्टली स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, परफेक्टली स्क्वायर, क्योंकि जितनी रो उतना ही कॉलम। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बट अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं बेटा, तो बेटा इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हो सकता है दोनों इक्वल हो और हो सकता है दोनों इक्वल ना हो। दोनों ही कंडीशन बेटा मैट्रिसेस में पॉसिबल होती है। तो पहली बात हमने क्या देखा कि डिटरमिनेंट ऑलवेज स्क्वायर होगा। मैट्रिसेस के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है स्क्वायर हो या हो सकता है रेक्टेंगल हो। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? पहला पॉइंट बेटा। अगर बेटा मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, दूसरे पॉइंट की बात करूं बेटा, तो दूसरा पॉइंट बेटा मुझे ये बोलता है कि जो मैट्रिसेस होती है बेटा वो ओनली अरेंजमेंट होते हैं। क्या होता है बेटा, मैट्रिसेस ओनली अरेंजमेंट होता है और डिटरमिनेंट की बेटा खुद की वैल्यू होती है। बेटा मैट्रिक्स की कभी भी वैल्यू नहीं निकलती, हमारे पास उसका अरेंजमेंट निकलता है। ठीक है ना, डिटरमिनेंट की बेटा वैल्यू होती है। ये फिनोमेना क्या बेटा मैं आपको आगे समझाऊंगा। जब डिटरमिनेंट के एंड में आओगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसको हम रियल फिनोमेना से कैसे लिंकिंग करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको पता पड़ेगा कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्यों निकलती है और मैट्रिसेस की वैल्यू क्यों निकलना टिपिकल होता है। ठीक है ना, क्यों नहीं निकलती। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अभी हमने क्या देखा कि डिफरेंस क्या बेटा, पहली बात तो डिटरमिनेंट ऑलवेज स्क्वायर होगा, मैट्रिसेस रेक्टेंगल होगी। ठीक है ना, दूसरा मैट्रिसेस का बेटा अरेंजमेंट होगा। मैट्रिसेस क्या होती है, अरेंजमेंट होता है, और डिटरमिनेंट की बेटा वैल्यू होती है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए बेटा देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं बेटा अगर मैं बात करता हूं मैट्रिसेस का, मैट्रिसेस कॉमनली डिनोटेड बाय ए। ठीक है, जैसे कि बेटा अगर मैं बात करता हूं, मैं क्या बोलूंगा, ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4। तो बेटा जो भी मेरी मैट्रिसेस होगी बेटा मैं उसको कॉमनली ए से नोट करता हूं। किसे नोट करता हूं बेटा, मैं उसको कॉमनली ए से डिनोट करूंगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, अगर बेटा मैं बोलता हूं कि उसके एलिमेंट्स होंगे बेटा, तो बेटा मैट्रिसेस के जो भी एलिमेंट होते हैं बेटा मैं उनको डिनोट करता हूं ए आई जी से, ए आई जैसे। ठीक है, ए आई जी का मतलब क्या होता है बेटा, आई तो बेटा मुझे बताता है रो और जे बेटा मुझे बताता है कॉलम। जरा समझना आई और जे का मतलब, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया 8 2 3, इसका मतलब बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्या होगा इसका मतलब बेटा, इसका ये क्या बता रहा है बेटा, ये 2 बता रहा है बेटा, ये 2 बता रहा है सेकंड रो और ये 3 बता रहा है बेटा थर्ड कॉलम। क्या बता रहा है बेटा, थर्ड कॉलम। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो देखिए मैंने बोला सेकंड रो का मतलब ये मेरी रो 1। देखो मैंने कहा था ये एलिमेंट क्या होंगे बेटा, ये होंगे रो, ये सारी बेटा क्या है बेटा मेरी रो, और ये सारी क्या है बेटा मेरी कॉलम। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं रो का नाम बोलूं तो ये रो 1, ये रो 2।
ठीक है ना। तो मैंने कहा सेकंड रो, कॉलम कौन सा बेटा, थर्ड कॉलम। तो देखिए थर्ड कॉलम क्या होगा, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम बेटा मुझे एलिमेंट कौन सा मिला बेटा, मुझे ये वाला एलिमेंट मिला, देखिए A23। तो बेटा AIJ मुझे क्या बताते हैं बेटा, जो मैट्रिसेस के अंदर के एलिमेंट होते हैं बेटा, मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूं किससे बेटा, AIJ से। AIJ से, आई क्या बताती है रो, जे क्या बताता है कॉलम। क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए जरा हम बात करते हैं, लिखेंगे कैसे बेटा। बेटा देखिए मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं तो बेटा मैट्रिसेस कुछ इस तरह से होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जो मेरा पहला एलिमेंट है बेटा, इसका पहला एलिमेंट बताता है रो के, क्या बताता है रो, जैसे कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो A11। ये क्या है बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। एड में बेटा कितनी रो है बेटा, मान लो बेटा मेरे पास m रो है, कितनी रो है बेटा, m रो। तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, m। कॉलम बेटा अभी मेरा फर्स्ट चल रहा है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर मैं इधर बात करता हूं, देखिए इधर रो फर्स्ट, अभी भी देखो पूरे में स्टार्टिंग में फर्स्ट है, बट एंड में क्या, देखो लास्ट सेकंड वाला बेटा मेरा चेंज हो जा रहा है। सेकंड पहले 1 था, फर्स्ट रो, फिर 2, सेकंड रो, फिर 3, थर्ड रो, लास्ट में क्या होगा बेटा, nth रो, nth कॉलम होगा। सेकंड कॉलम के लिए, थर्ड कॉलम के लिए nth कॉलम क्या हो जाएगा बेटा, A1n। कितना हो जाएगा, A1n, ठीक है ना बेटा। अगर मैं इसी ऑर्डर में चलता हूं, देखो इधर मुझे क्या मिला बेटा, इधर मुझे मिला AM1, इधर मुझे मिला A1n, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड की बात करूंगा तो देखो 1 2 2 2 3 2, क्यों ये 2 क्यों है बेटा, क्योंकि बेटा ये मुझे कॉलम सेम जा रहा है बट रो चेंज हो रही है। तो बेटा क्या चला गया 1 2 2 2 3 2, तो एंड में क्या होगा बेटा M2, क्या होगा M2, क्योंकि बेटा मेरा रो चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा। ये वाला कितना हो जाएगा M3, होगा नहीं होगा बेटा। इस तरह से अगर ये ध्यान से मैं देखूं तो ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और बेटा लास्ट में मुझे क्या मिलेगा AMN, क्यों, मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n। तो बेटा ये एलिमेंट क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया n कॉलम और m रो। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा जो मेरे लास्ट में ये वाला होगा बेटा, यही बेटा मुझे ऑर्डर डिफाइन करेगा। क्या डिफाइन करेगा, ऑर्डर को डिफाइन करेगा, ठीक है ना। अब जरा बेटा एक काम की बात समझना कि बेटा इस ये जो मेरे पास वर्टिकल जो लाइन जा रही है, ठीक है ना, इसके जो ऊपर वाला एलिमेंट है, इसके जो ऊपर वाला एलिमेंट है, ठीक है, जैसे देखो 1 2 1 3 2 3, ठीक है ना। इधर मैं और बात कर लूं तो क्या होगा 1 4 2 4 3 4 4 4, ये तो होगा। तो बेटा अगर मैं इधर के एलिमेंट की बात करूं बेटा, तो बेटा मेरे पास जो मेरा सेकंड एलिमेंट है J बेटा, वो ऑलवेज I से बड़ा है। मेरा जो J होगा बेटा वो ऑलवेज I से बड़ा होगा। मैंने इधर उल्टा लिख दिया है बेटा, मेरा जो J होगा वो ऑलवेज I से बड़ा होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा अगर मैं इधर बात करूं तो देखो इधर देखो ये फर्स्ट एलिमेंट मेरा बड़ा है, 2 1 3 1 3 2। तो बेटा इधर क्या होगा बेटा, इधर बेटा मेरा ऑलवेज I J से बड़ा होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। मतलब इस वर्टिकल लाइन के इसके जो ऊपर होंगे बेटा वो मेरे I छोटा होगा J से, और बेटा इधर I बड़ा होगा J से। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए बेटा हम एग्जाम्पल की तो समझते हैं कि मैट्रिक्स कैसे हमको लिखना है। बेटा देखिए फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। एक बेटा मैट्रिक्स फॉर्म करनी है 3x3 ऑर्डर की, सच दैट बेटा आपको कंडीशन दे रखी है कि जो बेटा मेरे पास AIJ का मतलब बेटा मेरा एलिमेंट, AIJ का मतलब बेटा मेरा जो मैट्रिसेस के अंदर के एलिमेंट है बेटा उन पे मुझे कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना। तो बेटा मैं जानता हूं मैट्रिसेस क्या होती है। ए मैंने लिख दिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33, ठीक है ना। पहला फर्स्ट रो 1 1 1, सेकंड रो 2 2 2, थर्ड रो 3 3 3। कॉलम की बात करूंगा, फर्स्ट कॉलम देखिए 1 1 1, सेकंड कॉलम 2 2 2, थर्ड कॉलम 3 3 3, ठीक है ना। तो पहला 1 1, दूसरा 1 2, तीसरा 1 3, उसके बाद 2 1 2 2 2 3, ठीक है। अब बेटा काम की बात समझिएगा, इसने क्या बोला बेटा, ये बेटा कंडीशन दी हुई है। देखो हम बात करते हैं बीच की से, I इक्वल टू J। अगर बेटा मेरा I और J बराबर है तो देखो मैंने क्या कहा था, AIJ मतलब ये वाला AIJ, I का मतलब रो एंड कॉलम। अगर मेरे रो और कॉलम बराबर है तो ये वाली कंडीशन लगेगी। रो और कॉलम बेटा कहां बराबर है बेटा, बेटा इसके अंदर बेटा मेरे दोनों रो एंड कॉलम बराबर हैं। देखो 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना। तो पहले बेटा हम इसी एलिमेंट को लिख लेते हैं। क्या लग रहा था I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर, मतलब मैं क्या लिखूंगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, उसके बाद 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और लास्ट में बेटा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यही था बेटा, कोई डाउट, ठीक है। अब बेटा मैं बात करूं I और J की, तो देखो बेटा इधर मेरा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है, इधर मेरा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है, इसका मतलब I J से छोटा है।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? इधर बेटा फर्स्ट एलिमेंट बेटा मेरा सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब i j से बड़ा है, ठीक है। अब देखो छोटे के लिए कौन सी, ऊपर वाली के नीचे वाली? नीचे वाली लगेगी, कौन सी लगेगी? नीचे वाली। नीचे वाली क्या है? i प्लस जे बाई टू, i प्लस जे बाई टू, दैट इज इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए बेटा इसके लिए क्या आएगा? 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 बाई 2, दैट इज मैं क्या लिखूंगा? 1 प्लस 2 बाई 2, ठीक है। क्या ये समझ में आया नहीं आया? इस एलिमेंट के लिए, जस्ट इसके ऊपर वाले के लिए, ठीक है। इसकी बात करूंगा बेटा, ये क्या होगा बेटा? 1 प्लस 3 बाई 2, क्या होगा? 1 प्लस 3 बाई 2, और इसके लिए 2 प्लस 3 बाई 2, क्या हो जाएगा बेटा? इसके लिए हो जाएगा 2 प्लस 3 बाई 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब मेरे बेटा ये तीनों एलिमेंट मैंने लिख लिए, ठीक है। अब बात करेंगे i j से बड़ा है, i j से बड़ा है ऊपर वाला 1 माइनस i बाई 2। तो बेटा देखिए इधर i मतलब पहला वाला एलिमेंट, i मतलब पहला वाला एलिमेंट, तो बेटा इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा i मतलब 2, तो 1 माइनस 2 बाई 2, मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस 2 बाई 2। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 बाई 2। ये वाला भी कितना होगा बेटा? ये वाला भी होगा 1 माइनस 3 बाई 2। इसको वर्टिकल लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो बेटा मेरे पास ये मेरी मैट्रिसेस बन गई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, तो इसकी वैल्यू इधर लिख देते हैं। बेटा मेरे पास क्या हो जाएगी? मेरे पास मैट्रिक्स ए हो जाएगी, ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1, 1 प्लस 2 बाई 3, 3 बाई 2, 4 बाई 2, 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2, उसके बाद 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 3 5 बाई 2। ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 2 बाई 2 दैट इज माइनस 1। ये फिर से माइनस 2 बाई 2, ये भी माइनस 1, और बेटा आखिर में 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 18। बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ? बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बेटा देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स होते हैं बेटा मेरे पास रो मैट्रिक्स। कौन सी होती है बेटा? रो मैट्रिक्स। बेटा रो मैट्रिक्स वो होती है बेटा जिसमें सिर्फ एक कॉलम, एक रो होती है। क्या होती है? एक रो, दैट इज 1 इंटू n। बेटा दूसरी होती है कॉलम मैट्रिक्स, उसमें होती है बेटा, उसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, दैट इज n इंटू 1। बेटा थर्ड होती है बेटा मेरे पास नल मैट्रिक्स, दैट इज उसमें बेटा नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। क्या होता है बेटा? सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू 0। जितने भी मेरे पास एलिमेंट है सभी क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे बेटा। और बेटा लास्ट में बेटा मेरे पास होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज m इज इक्वल टू n। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा अगर मान लो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है बेटा? मेरे पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसमें प्रिंसिपल डायगोनल होगी। प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब क्या था? जो बेटा हमने ये मैट्रिक्स बनाई थी, आपको याद हो तो A11 A22 डॉट डॉट डॉट, बेटा मैंने लिखा था AM इंटू n, लिखा था नहीं लिखा था? तो बेटा इसमें अगर मैं बात करूं, देखो अगर बेटा मेरे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते, तो बेटा लास्ट में मेरे पास चीजें दोनों इक्वल नहीं आते। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास जैसे कि हमने लिया था, अगर मैं 2/3 लेता हूं तो क्या होगा? A21 A12 A13 A23। बेटा देखिए मैंने क्या लिया बेटा? मैंने इस बार बेटा मैट्रिक्स ली, कौन सी ली बेटा? मैंने इस बार मैट्रिक्स ली 2 इंटू 3 की, ठीक है ना। अब देखो मैं बात करूं तो बेटा ये क्या मेरी डायगोनल बन सकती है? नहीं बन सकती। बट अगर बेटा मान लो ये मेरे बराबर होते, एग्जैक्टली होता, मतलब A31 A32 A33। अब अगर मैं ध्यान से देखो बेटा, तो देखो ये मेरी प्रिंसिपल डायगोनल बन सकती है, ठीक है। मतलब अगर मेरे रो और कॉलम इक्वल हैं, अगर मेरे रो और कॉलम इक्वल है बेटा, तो बेटा ये वर्टिकल जो लाइन है बेटा, ये मेरी प्रिंसिपल डायगोनल बन सकती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल तभी वर्क करेगी जब बेटा मेरी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? जब m इंटू n होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल डायगोनल वर्क करेगी, ठीक है ना। और बेटा अगर मेरी प्रिंसिपल डायगोनल आ रही है, तो बेटा मैं यहाँ पे एक नया टर्म आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बेटा देखिए अगर मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बेटा उसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी निकलना पॉसिबल है। तो पहली बात तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट, जो भी मेरे प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके सभी एलिमेंट को अगर मैं सम करूंगा बेटा, तो उसको बेटा हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब
पहली बात तो ये कब होगा, ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का सम। और प्रिंसिपल डायगोनल कब होती है, जब बेटा मेरी मैट्रिक्स स्क्वायर होती है। तो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स होने पे ही बेटा मेरा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकल पाएगा। दूसरी बात बेटा, डिनोटेड बाय, बेटा अगर मैं बोलता हूं मैट्रिक्स ए के लिए मैं डिनोट कैसे करूंगा बेटा, तो ये होता है टी आर ब्रैकेट में ए। इसका मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसकी वैल्यू क्या हुई बेटा, ए आर। मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑल डायगोनल दैट इज A11, A22, A33, लास्ट में क्या होगा, ANN। क्यों, दोनों बेटा मेरे बराबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ये बोल सकता हूं I इक्वल टू 1 to n A I ये क्या हो गया बेटा मेरे पास, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n ऑर्डर की मैट्रिक्स का ट्रेस। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए बेटा देखिए हमने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n A I। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा अगर मैं बात करूं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा, तो पहली प्रॉपर्टी होती है ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। मतलब बेटा अगर मान लो मुझे कोई दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, उनके एडिशन का ट्रेस निकालना है। मतलब मैट्रिक्स A आपको दे दी प्लस मैट्रिक्स बी आपको दे दी, और सम होके जो मेरे पास नई मैट्रिक्स आएगी बेटा, अगर मुझे उसका ट्रेस निकालना है तो बेटा बजाय दोनों के सम करके फिर ट्रेस निकालने के, मैं दोनों का इंडिविजुअल ट्रेस निकाल के वापस ऐड कर सकता हूं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बजाय दोनों को सम करके फिर ट्रेस लगाने से बेटर क्या है, मैं दोनों का इंडिविजुअल ट्रेस निकाल सकता हूं। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि अगर मान लो मैंने किसी भी मैट्रिक्स का k से मल्टीप्लाई कर दिया और मुझसे पूछा कि बताओ फिर ट्रेस क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे और बेटा उसका बाहर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तीसरी प्रॉपर्टी देखिए बेटा, A इंटू बी, मतलब दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैट्रिक्स A और B का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उनका जो उल्टा होगा B इंटू A का भी ट्रेस बराबर होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोनों का ट्रेस मेरा बराबर होगा। क्लियर? अब एक बात और समझिएगा, मान लो एग्जामिनर ने आपकी A की पावर n का पूछ लिया कि बताओ इसका ट्रेस क्या होगा, तो बेटा करना क्या है, आपको सिर्फ A का निकालना है और उससे बेटा n का मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे पूछ लिया 1 2 3 2 3 4 3 4 5 की पावर 6 का ट्रेस क्या होगा, की पावर 6 का ट्रेस क्या होगा। तो पहली बात तो बेटा ट्रेस क्या होगा इसका, देखिए मैंने कहा डायगोनल के एलिमेंट। पहली बात तो ये चेक करो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो देखो 3 रो 3 कॉलम मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल होगी। कौन सी होगी बेटा, इसकी प्रिंसिपल डायगोनल होगी ये। और अगर ये होगी प्रिंसिपल डायगोनल, अगर ये होगी मेरी प्रिंसिपल डायगोनल, तो ट्रेस क्या होगा, इसके एलिमेंट्स का सम। मतलब अगर मैं ये ए मैट्रिक्स इसको बात बोलूं तो मेरे पास ट्रेस क्या हो जाएगा बेटा, इसका ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा बेटा मेरे पास 1 + 3 + 5 दैट इज 9। कितना हो जाएगा, 9। ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं, ठीक है। अब एग्जामिनर ने बोल दिया कि भैया मुझे इसकी नहीं चाहिए, मुझे तो इसके स्क्वायर की चाहिए। किसकी चाहिए, स्क्वायर की। तो बेटा मुझे ये दो बार मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे क्या करना है, जो मेरे पास मेन ट्रेस निकला है बेटा, अगर मान लो ये मेरा ए था और ये नया वाला मेरा ए डैश हो गया, तो ट्रेस ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा बेटा, ट्रेस ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा, देखो ये ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है दैट इज 2 × 9। क्या हो जाएगा, 2 × 9। मान लो अगर यहाँ पे पावर 6 होता, क्या होता, पावर 6, तो जो ढेर, तो क्या करते बेटा, मेन का निकालते और 6 × 9 हो जाता। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मुझे कैसे निकालना है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा बात करते हैं, देखो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स चल रही थी बेटा, उसके बारे में बता दिया था कि प्रिंसिपल मैट्रिक्स होगी, ट्रेस होगा, ट्रेस की प्रॉपर्टी बता दी थी। अब बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा मेरे पास दो तरह की होती है, एक होती है डायगोनल मैट्रिक्स, एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के बेटा फिर से दो डिवीजन होते हैं ट्रायंगल मैट्रिक्स के, एक अपर ट्रायंगुलर एक लोअर ट्रायंगुलर। अगली साइड में बात करेंगे। अब इधर देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के बेटा दो तरह के होते हैं, एक स्केलर मैट्रिक्स, एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक है ना। पहले समझिए डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है बेटा, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो बेटा मैं उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब D1 D2 D3 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं, इसका मतलब मैं उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि इनमें से तीनों में से कोई 0 नहीं होगा। ऐसा भी पॉसिबल है भाई ये 0 हो जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है ये भी 0 हो जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो भी क्या है,
डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। बेटा ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो हो और डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो जीरो ना हो। मैं कहना वन एलिमेंट मस्ट बी नॉट जीरो इन डायगोनल। डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जीरो नहीं हो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये होता है बेटा मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। दूसरे बेटा अगर मुझे 3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? डीआईए डायगोनल D1 D2 D3। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे पता है बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो मैंने क्या किया, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। तो अगर कभी भी आपसे ये बोलना चाह रहा है, मतलब एग्जामिनर बोल रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है बेटा वो डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट मेरे जीरो है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बात करते हैं बेटा इसी की दो क्लासिफिकेशन, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिकल मैट्रिक्स। बेटा ध्यान रखिएगा, जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है बेटा उसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट वन हो जाते हैं, वन वन वन। सारे एलिमेंट क्या होते हैं? वन हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी एलिमेंट वन नहीं हुआ बेटा तो मैं इसको बोल दूंगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोल दूंगा? स्केलर मैट्रिक्स बोल दूंगा। क्लियर? चलिए, ये अगर ए होगा तो क्या होगा बेटा? ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। बेटा ये बेटा दो तरह की होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है ना बेटा? ये मैंने आपको फिगर बना दिया है कि अगर मैं बात करूं अपर ट्रायंगुलर, तो बेटा अपर ट्रायंगुलर में सिर्फ अपर एलिमेंट होते हैं, नीचे वाले एलिमेंट बेटा जीरो होते हैं। मतलब ये तीनों एलिमेंट बेटा मेरे क्या होंगे? जीरो। तो मैं देखो, हम जानते हैं कि ऊपर वाले जो एलिमेंट थे ये वाले मैंने आपको बताया था, इनमें क्या होता है बेटा? ए आई जे से छोटा होता है, याद है ना? इधर एलिमेंट क्या था? A12 A13, तो आई मेरा जे से छोटा है, तो ये वाले एलिमेंट ए आई, और ये क्या था बेटा? इधर था बेटा A21 A31, मतलब आई मेरा जे से बड़ा था। ठीक है ना? तो इसमें क्या बेटा? ये वाले एलिमेंट छोटा है, तो बेटा अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलूं तो मैं बोलूंगा Aij इज इक्वल टू 0 इफ i इज ग्रेटर देन j। ठीक है ना? और इसमें क्या होगा बेटा? इसमें बेटा ये वाले एलिमेंट जीरो होंगे। इसका मतलब क्या बोलूंगा? Aij इज इक्वल टू 0 इफ i इज लेस देन j। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? एक बात समझिएगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये होंगे बेटा। मैंने कहा ये तो होंगे, ये भी हो सकते हैं, ये कोई कंडीशन नहीं है कि भैया इनमें से कोई भी जीरो नहीं होगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा है, मैंने कहा कि अगर ये जीरो तो ट्रायंगुलर है। ठीक है ना? हो सकता है ये जीरो हो सकता है ना हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा देखिए, रिमार्क की बात करते हैं। तो पहला रिमार्क बेटा कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर लोअर और अपर ट्रायंगुलर दोनों होती है। क्या होती है? जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है बेटा वो लोअर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर भी होती है और अपर ट्रायंगुलर भी होती है। क्यों? उसके ऊपर वाले एलिमेंट भी जीरो और नीचे वाले एलिमेंट भी जीरो। ठीक है ना? अगर मैं बात करूंगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे बेटा? तो n² माइनस n। ठीक है ना? और अगर पूछ लो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स तो बेटा n² माइनस 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? ये 1 क्यों? क्योंकि बेटा डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट, तो मैंने कहा था ना कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए बेटा मैंने -1 किया गया है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा मैं इसकी प्रूफ की बात करूं, अगर मान लो मुझसे बोला कि भाई इसका प्रूफ क्या देगा, प्रूफ हम देख लेते हैं क्योंकि अभी बाकी जगह भी हमारे काम आ जाएगा। वो देखिए बेटा, देखिए ये मेरी मैट्रिक्स थी, सिंपल सी बात है। मैं क्या बोलूंगा? A11 A12 डॉट 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 A1n, इधर A21 A22 डॉट 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 AN1, और लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा? ANN। क्योंकि बेटा हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स की वो तभी होती है जब बेटा मेरी मैट्रिक्स क्या होती है? जब मेरी मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? मेरी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? A22। तो चलिए बात करते हैं बेटा। मान लो ऊपर वाली जो ये वाला मेरा ग्रुप है बेटा, इसमें x एलिमेंट है। कितने बेटा? इसमें x। और नीचे वाले में भी कितने बेटा? मान लो मैंने मान ली बेटा, नीचे ही मान ली बेटा x एलिमेंट। ठीक है ना बेटा? इसमें कितने एलिमेंट होंगे बेटा? देखो 1 से स्टार्ट 1 2 3 टोटल एलिमेंट बेटा इसमें कितने हुए बेटा? इसमें बेटा एलिमेंट हुए, इस वाली रो में बेटा मेरे एलिमेंट हुए n। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं। पहली बात तो बेटा मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने होंगे? टोटल एलिमेंट अगर मैं बात करूं, टोटल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, टोटल एलिमेंट की बात करता हूं बेटा, तो बेटा टोटल एलिमेंट होंगे। देखो मेरे पास कितने रो है बेटा? मेरे पास n तो रो है, रो कितनी है बेटा? n, और कॉलम भी कितने बेटा? मेरे पास कॉलम भी है बेटा मेरे पास n, मतलब n रो n कॉलम। तो टोटल एलिमेंट कितने हुए बेटा? टोटल एलिमेंट हुए n इंटू n, दैट इज n² बेटा मेरे पास टोटल एलिमेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब काम की बात समझना, ये तो बेटा मैंने यहां से निकाला n इंटू n करके। और अगर मैं बात करूं तो देखो मेरे पास टोटल एलिमेंट और कैसे लिखेंगे? मैं बोलूंगा x, ये वाले x, प्लस x ये वाला एलिमेंट, और प्लस n। क्या समझा नहीं समझा? मैंने बोला ये सारे जो एलिमेंट है इनकी जो नंबर वाले एलिमेंट बोलता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मान लिए बेटा? मैंने x मान लिए इधर इधर, तो बेटा इधर भी कितने होंगे? इधर भी x होंगे। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे? x प्लस n, दैट इज
2x प्लस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, होगा नहीं होगा? तो बेटा यहां से x कितना आ गया बेटा, मुझे मिल गया एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। मतलब ये वाले जो एलिमेंट है बेटा वो कितने हो गए, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। अब मुझसे बोला गया है बताओ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स में कितने जीरो होंगे, ये वाले भी जीरो और ये वाले भी जीरो, मतलब टोटल जीरो कितने हुए, 2x, दैट इज एन स्क्वायर माइनस एन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मुझसे बोला गया मिनिमम और बोला मैक्सिमम का मतलब ये दोनों तो जीरो होंगे ही होंगे। और मैंने क्या कहा था कि मतलब कि डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट को तो नॉन जीरो होना पड़ेगा, तो उसको छोड़ के बाकी सब जीरो। तो मैक्सिमम कितने आ गए, मैक्सिमम आ गए एन स्क्वायर माइनस वन, जो मैंने छोड़ा कम से कम एक को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी जीरो थे, ठीक है, और इसमें भी सब जीरो हो सकते हैं एक को छोड़ के। टोटल कितने थे, एन स्क्वायर, एक को छोड़ के बाकी सारे जीरो, इसका मतलब 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा यहाँ पे हैंड टू हैंड एक बात कर लेते हैं कि अगर मुझसे पूछा गया कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम कितने जीरो होंगे, कम से कम कितने जीरो होंगे, तो बेटा ध्यान रखना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या था बेटा, कि मान लो मैंने बोला अपर ट्रायंगुलर का मतलब नीचे वाले जीरो, कौन से, नीचे वाले जीरो। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब ऊपर वाले जीरो, ठीक है ना। अब मैंने बोला अपर का मतलब नीचे वाले जीरो, मतलब एक्स मेरे जीरो, ठीक है। ये जीरो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो कम से कम इनको तो जीरो होना पड़ेगा, कम से कम इनको तो जीरो होना पड़ेगा। तो हम फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं हैंड टू हैंड। अगर मुझसे बोला जाए, फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, अगर मुझसे बोला जाए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन ट्रायंगुलर कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, मतलब एक्स। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा देखिए पांचवा पॉइंट पढ़ दिया था हमने, नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इज एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। अगला पॉइंट देखिए बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बेटा ज्यादा से ज्यादा कितनी डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एंट्रीज हम कर सकते हैं। तो बेटा जरा समझिएगा, अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो पक्का एक वाला रो तो जीरो हो गई होगा, तो एक तो ये सारे जीरो हो गए, ठीक है। नीचे में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट की एंट्री कर सकता हूं बेटा नीचे मेरे पास टोटल एलिमेंट होते हैं एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, तो बेटा मैं इतने अलग अलग एलिमेंट यहां पे डाल सकता हूं। डायगोनल में कितना होगा बेटा, डायगोनल में बेटा टोटल एलिमेंट बेटा मेरे पास एन होते हैं, मैं उन सभी को भी अलग डाल सकता हूं, तो बेटा मेरे पास आएंगे एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा एक एलिमेंट जो बेटा मैंने जीरो लिया बेटा वो भी एक एलिमेंट है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर मैंने जीरो यहां ले लिया और मैं यहां पे जीरो ना लूं बेटा तो भी एक कंडीशन बनती है, तो मतलब ये भी इसको भी मैं एक एलिमेंट मान के चलूंगा। तो मुझसे क्या पूछा गया था, टोटल डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो जाएंगी बेटा, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस एन प्लस वन। बेटा मैंने कैलकुलेट किया, मुझे क्या मिला, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू बाई टू। बेटा याद नहीं करना, सिंपली क्या याद रखना है आपको जो एग्जाम याद रखना है वो क्या रखना है।